हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज के क्लास में हम लोग ब्लड का पार्ट 5 देखेंगे एंड पार्ट 5 में हम लोग मेनली ये कवर करने वाले हैं टॉपिक कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है आपका ब्लड का कंपोजिशन में प्लाज्मा वाला पार्ट है, जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने प्लाज्मा वाले पार्ट को पूरा डिटेल अच्छे से कवर किया हुआ था। एंड आज की क्लास में मेनली हम लोग जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आता है, तो इन तीनों के बारे में डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या अभी कल के डेट में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बताया गया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है, ब्लड की अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपके मेनली दो पार्ट आते हैं। एक तो आता है प्लाज्मा पार्ट, प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक, ये 55% पार्ट होता है आपके ब्लड का। ब्लड के कंपोजिशन की बात हम लोग करें तो ब्लड का दो पार्ट, पहला तो जो है वो प्लाज्मा पार्ट है जो कि लिक्विड पार्ट होता है, ये 55% पार्ट होता है आपके ब्लड का। एंड रिमेनिंग जो 45% पार्ट है, 45% पार्ट वो होता है क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या आता है बच्चे आपको, फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% पार्ट है आपका और ये 55% पार्ट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके मेनली 3 सेल्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, यहाँ तक की बात हुई थी फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, लेकिन हम लोग जो लिक्विड वाला पार्ट था उसको हम लोगों ने डिटेल में कवर किया हुआ था। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स प्लाज्मा वाले पार्ट में, ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है आपके ब्लड का जो कि लिक्विड पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये मेनली आपके दो कंपोजिशन इसमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो दोनों कंपोजिशन है, पहला तो जो है वो 90 से 92% पार्ट तो वाटर का होता है। ओके, वाटर होता है। एंड शेष जो 6 से 8% पार्ट बचता है वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन्स होता है। तो जो लिक्विड वाला पार्ट है ब्लड का, इसमें 90 से 92% पार्ट तो वाटर होता है एंड 6 से 8% पार्ट तो प्रोटीन्स होता है। ठीक, ये सारी बातें हो चुकी है बट आप हमारे साथ क्विक रिवाइज करो। ठीक, एंड देखो जो वाटर्स होते हैं, वाटर्स में कुछ आपके आयंस घुले हुए होते हैं, कुछ आपके ग्लूकोज घुले हुए होते हैं, न्यूट्रिएंट जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है ना, कुछ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स घुले हुए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गए, तो ये सारे आपके डिजॉल्व होते हैं वाटर में। ठीक है ना। एंड अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोग याद करो प्रोटीन्स में आपके जो मेन 3 प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजिन। बताया गया था ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन योर ब्लड। ठीक है ना, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा वाले पार्ट में। तो लिख लेते हैं कौन कौन से प्रोटीन्स थे, 3 प्रोटीन्स थे। एक तो था आपका एल्ब्यूमिन्स, दूसरा था ग्लोब्यूलिन्स एंड तीसरा था फाइब्रिनोजेन। ओके, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रिनोजिन। अब इनका आपका मतलब कि जो आपके ब्लड में इनकी जो प्रेजेंस है ना, ये जो प्रेजेंट है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स, इनका मतलब मेन फंक्शन क्या होता है, आपके ब्लड में प्रेजेंट तो है तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है आपके ब्लड में, ये ब्लड में आपके प्रेजेंट तो रहते हैं तो ये कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करते होंगे, किसी ना किसी एक्टिविटी में हेल्प करते होंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रिनोजिन है, सबके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो लिख लेते हो, जो एल्ब्यूमिन्स था, एल्ब्यूमिन्स आपका किसमें हेल्प करता था, सारे बच्चों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ओके, दिख रहा है। देखो एल्ब्यूमिन्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसके नीचे, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन्स हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में, और ये इन्वॉल्व किसमें था, इन्वॉल्व्ड इन इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व था और ये
इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, डेट मीन्स ये तीनों फंक्शन है आपके तीनों प्रोटीन्स के। इसका मतलब क्या है, देखो जो हमारे बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं रेगुलर, डोंट वरी अबाउट इट, अभी इस सेशन में आप लोग ध्यान से समझो कि जो आपका ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। ठीक, ब्लड कैपिलरी है। अब ब्लड कैपिलरी में आपको पता है कि ब्लड कैपिलरी ही आपकी ये क्या है, ये पार्ट आपकी ब्लड वेसल्स है। देखो अब जिन बच्चों को ब्लड वेसल्स नहीं पता है, डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे देख लो, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स का मतलब ये तीन होती हैं, पहले समझ लो। ब्लड वेसल्स क्या होती है, वेसल्स का मतलब होता है थिन लाइक ट्यूब जो होती है, तो थिन मतलब पतली ट्यूब होती है जिसमें से आपकी ब्लड फ्लो होती है, तो उसी को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। एंड ब्लड वेसल्स तीन होती हैं, कौन कौन सी, पहली तो होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन, तीसरी होती है कैपिलरी। ठीक, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ये तीन ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स डेट मीन्स वेयर इज ब्लड फ्लो इनसाइड योर ब्लड वेसल्स। कहने का मतलब ब्लड वेसल्स जो है आपकी एक थिन ट्यूब होती है, मसल्स की बनी एक थिन ट्यूब होती है, बहुत ही पतली ट्यूब होती है ये, तो इसी ट्यूब्स में से आपकी ब्लड्स जो है वो फ्लो होती हैं। तो ये मतलब जो वेसल्स है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रही है, तो उसी को हम लोग ब्लड वेसल्स कह देते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स मेनली आपकी तीन होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो यहाँ पे हमने ब्लड कैपिलरी क्यों लिखा हुआ है, ये कैपिलरी क्योंकि जो आर्टरी और वेन है, आर्टरी और वेन हमेशा कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो कोई आपका न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो कोई आपका गैसेज हो, चाहे वो कोई आपका जैसे कि आफ्टर द डाइजेस्टेड जो अनडाइजेस्ट फूड मॉलिक्यूल बचते हैं ना, तो चाहे कुछ भी कोई भी सब्सटेंस हो, तो उसको जो है सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए केवल रास्ता प्रोवाइड करते हैं, केवल पैसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन, ये जो आर्टरी और वेन होती है। एंड कैपिलरी जो होती है ये आपके सेल्स एंड टिश्यूज को, मान लो ये आपका सेल्स है और आपको पता है सेल्स को हमेशा हैप्पी रहने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, क्योंकि उनको जब एटीपी मिलेगा तभी उनके पास एनर्जी रहेगी, और जब एनर्जी रहेगी तब वो हैप्पी रहेंगे, तभी वो अपने किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये सेल्स है आपका, सेल्स में आपको पता है कि एक रिएक्शन जो है वो हमेशा अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूसली ये रिएक्शन हमेशा होती रहती है, एटीपी ये बनाते रहते हैं और अपनी एनर्जी को प्राप्त करके अपने काम को करते रहते हैं। तो होता कैसे, ग्लूकोज लेते हैं, ये ग्लूकोज लेते हैं प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, एंड दोनों को आपस में रिएक्शन कराने के बाद आपका एटीपी बनता है एंड एक CO2 भी बनता है। तो देखो ये जो CO2 है, CO2 क्या आपके लिए हार्मफुल है, तो CO2 क्या होता है, आपके ब्लड, ये सेल्स ने क्या किया, एटीपी बना लिया। ग्लूकोज इनको कहाँ से मिला, डाइजेस्टिव सिस्टम से मिला। O2 इनको कहाँ से मिला, रिस्पायरेशन सिस्टम से मिला। ठीक, दोनों को आपस में इन्होंने रिएक्शन करवाया एंड बना लिया क्या, एटीपी, एंड एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका हार्मफुल बने, वो भी रिस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो ब्लड कैपिलरी, अब ये आपके सेल्स हैं, तो सेल्स को ये ग्लूकोज देने का काम, ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी जो होता है, इट इज ए हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेज ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। okay, and artery and vein also help in the only providing the passage of the bloods ना, करने का मतलब ब्लड्स को ओनली पैसेज प्रोवाइड करती है, कौन, आर्टरी एंड वेन। तो इसीलिए जो ब्लड कैपिलरी है, तो अब आपको इसलिए इतना डिटेल समझा रहे हैं कि ये जो ब्लड कैपिलरी है इनको ग्लूकोज भी दे रहे हैं, आयंस भी दे रहे हैं एंड वाटर्स के मॉलिक्यूल्स। अब ब्लड कैपिलरी है तो ब्लड तो रहेगा ही, अब जब ब्लड है तो ब्लड में प्लाज्मा पार्ट तो रहेगा ही, प्लाज्मा में वाटर तो रहेंगे ही, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपके किस में आ जाते हैं, सेल्स में। ठीक, लेकिन ये अगर इन रेयर केस कि आपके ब्लड कैपिलरी में वाटर की कमी हो गई, ठीक, तो इस केस में क्या होता है कि जो सेल्स के पास वाटर होते हैं, H2O, अब सेल्स है तो आपका सेल्स में भी ब्लड होगा ही, तो ब्लड है तो ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा है तो वाटर होगा ही, लिक्विड पार्ट है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने वाटर्स को ब्लड कैपिलरी में ट्रांसफर कर देते हैं, H2O, कहते हैं कि भैया चलो बार बार आप हमें वाटर देते हो, एक बार हम भी आपको वाटर दे रहे हैं, अगर आपके पास वाटर नहीं है तो होता क्या है कि ये
जो सेल्स एंड टिश्यूज आपके हैं वाटर्स को रिटेन कर देते हैं ब्लड कैपिलरी में। तो ये रिटेन क्यों कर देते हैं, इनको रिटेन करवाता कौन है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है एंड ऑक्सीजन है एंड इसमें जो आपके ग्लूकोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके इसमें अब प्रोटीन्स का भी डाइजेशन हुआ होगा तो प्रोटीन्स भी आए होंगे, तो इसमें आपका जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स की वजह से इनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो चले जाते हैं किसमें, आपके ब्लड कैपिलरी में। ठीक, मिला जुला के कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि ब्लड कैपिलरी में वाटर जो है वो सेल्स एंड टिश्यूज के द्वारा रिटेन कर दिए जाते हैं, रिटेन का मतलब वापस कर दिए जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस, और इस ऑस्मोटिक बैलेंस को हेल्प कौन करवाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। ठीक, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स आपका क्या है, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट का एक पार्ट है, ठीक है ना, और ब्लड तो आपके सेल्स एंड टिश्यूज में भी प्रेजेंट होंगे ना, सब में तो ब्लड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एल्ब्यूमिन्स है, एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस इन योर ब्लड ड्यू टू द रिटेन ऑफ द वाटर्स बाय सेल्स एंड टिश्यूज इनसाइड ऑफ द ब्लड कैपिलरी इन योर ब्लड्स। ओके, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक, तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब प्रोटीन्स का जो ग्लोब्यूलिन्स है, ठीक है ना, तो ग्लोब्यूलिन्स जो आपका प्रोटीन्स है ये इम्यून सिस्टम की तरह एक्ट करता है। इम्यून सिस्टम आपके क्या है, इम्यून सिस्टम्स में आपके ऐसे मतलब सेल्स एंड टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके शरीर में इंटर कर जाते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआंस हो कोई, चाहे वो आपका वायरस हो, अदर कुछ भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर वो शरीर में इंटर कर गए तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स। इसीलिए इसे कहा क्या गया, इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। ओके, एंड नेक्स्ट आपका आता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन किसमें इन्वॉल्व है, ब्लड क्लोटिंग में। आपको अच्छे से बताया गया ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज आपको चोट लगी और ब्लड अगर बह रहा है तो जहाँ पे आपको चोट लगी है वहाँ पे आपका फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स आके हील हो जाता है, एंड हील होने के बाद जो आपकी ब्लड फ्लो होती है, ब्लडिंग होता है, वो ब्लडिंग आपकी स्टॉप हो जाती है। तो इट इज ए हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है ना, तो यहाँ तक का तो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था, आज हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया बच्चों। यहाँ तक का ब्लड का लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा वाला पार्ट हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब आज के क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है। ठीक, तो आप लोग इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, देन आई विल रिमूव इट्स एंड देन आई विल प्रोसीड ऑफ आवर टॉपिक। ओके, चलो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना प्लाज्मा वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लिया कि लिक्विड जो प्रेजेंट है एंड जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इन योर ब्लड। अब हम लोग अपना देखेंगे एलिमेंट्स वाला पार्ट। ठीक, चलो फिर से बना लेते हैं। ये हम लोग का ब्लड है, ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट, एक तो क्या था, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा वाले पार्ट से हम लोगों को मतलब नहीं, क्योंकि प्लाज्मा वाले को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, उसका 1% कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक, तो प्लाज्मा चलो लिख लेते हैं, इसका 55% पार्ट होता है। प्लाज्मा वाला पार्ट पढ़े तो प्लाज्मा वाले पार्ट का हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे। हम लोगों को क्या आज डिस्कस करना है, जो कि 45% पार्ट ही होता है बच्चों, वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक, अब देखो, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके मेनली 3 स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, सारे बच्चों को पता है जो हमारी क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं। पहला तो है आरबीसी, दूसरा है आपका, चलो यहाँ पे वो चलो डब्ल्यूबीसी लिख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी, एंड तीसरा है प्लेट्स। ओके, 45% पार्ट फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होता है। सारे बच्चों को क्लियर दिख रहा है स्टूडेंट्स? ओके, देखो आरबीसी जो होता है वो 44% पार्ट होता है ब्लड का, और रिमेनिंग 1% पार्ट एंड 1% पार्ट आपका जो होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक,
और आपको बताया गया था कि आरबीसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? इरिथ्रोसाइट। यस, CYTE है बच्चों, ये इरिथ्रोसाइट्स। एंड डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं? थ्रम्बो। थ्रम्बो की स्पेलिंग क्या होगी स्टूडेंट्स? ओके, ओहो, 1 सेकेंड। चलो, तीसरा क्या है? थ्रम्बोसाइट। ठीक, तो ये तो फॉर्म्ड एलिमेंट की बात हुई स्टूडेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो 45% पार्ट है ब्लड का वो फॉर्म्ड एलिमेंट है। उसमें 3 आपके मेन जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होता है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। एंड आरबीसी जो 44% पार्ट होता है एंड डब्ल्यूबीसी वो 1% पार्ट होता है एंड 1% पार्ट आपका प्लेटलेट्स होता है। और देखो, आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट। जैसे आप लोगों का एक नाम तो होगा नहीं स्पेशल, 2-3 नाम तो जरूर होते हैं सभी बच्चे के ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जो आरबीसी है उसको एक और नाम दिया गया है, क्या? इरिथ्रोसाइट। एंड डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। अब देखो, ये इरिथ्रोसाइट जो है कैसे बना? इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। एंड साइट का मतलब क्या होता है? सेल। ठीक, तो साइट वर्ड जहां पे भी आपको मिले लास्ट में सफिक्स साइट है ना, अगर साइट जहां मिले सब वो आपका क्या है? सेल है। ठीक है ना। तो इरिथ्रो का मतलब रेड, साइट का मतलब सेल, तो ये इरिथ्रोसाइट हो गया। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, वाइट। एंड साइट का मतलब क्या होता है? सेल। ठीक, थ्रोम्बोसाइट को थ्रोम्बोसाइट आप ऐसे ही याद करो। ठीक है ना। तो ये तो हमारा था इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। अब देखो, इन दैट केस आपका जो इरिथ्रोसाइट है, आपको पता है कि जो हमारा आरबीसी है वो रेड इन कलर क्यों होता है? व्हाई इज रीजन आवर आरबीसी इन रेड इन कलर? क्या रीजन है कि मतलब कि व्हाट इज रीजन आवर आरबीसी इज रेड इन कलर? क्या रीजन है, क्यों हम लोग का आरबीसी जो है वो रेड कलर का होता है? तो देखो, जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, आई होप उनका हमारा पॉइंट वाइज पॉइंट सब समझ में आ रहा होगा। जो नहीं भी अटेंड करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग का जो ब्लड रेड होता है वो इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग के ब्लड में एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यही जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है स्टूडेंट्स। इसी की वजह से हम लोग का ब्लड जो है वो रेड होता है। चलो तो लिख लेते हैं, हम लोगों ने आपको क्या बताया था। देखो, ये हम लोगों की एक आरबीसी है। क्या है ये? आरबीसी है। ठीक, अब आरबीसी में ये पिगमेंट है। ठीक, देख रहे हो पिगमेंट है। ये पिगमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन भी चार हमने क्यों बनाया है? क्योंकि जो बच्चे हमारे क्लास अटेंड करते होंगे तो उनको अच्छे से स्ट्रक्चर पता होगा हीमोग्लोबिन का। जो नहीं अटेंड करते हो, डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे देख लो। देखो, जो हीमोग्लोबिन होता है बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपका बनता कैसे है? देखो, हीमोग्लोबिन में 4 आपका हीम ग्रुप होता है। चार आपका हीम ग्रुप होते हैं और इन हीम ग्रुप के अपने अपने एक ग्लोबिन की बनी हुई प्रोटीन्स की चेन होती है। ठीक, ये क्या है? ये आपका देखो, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीम का मतलब ही होता है हीम ग्रुप होता है ना। तो हीम ग्रुप आपका जो है, ये हीम ग्रुप के ऊपर आपकी प्रोटीन्स की बनी हुई ग्लोबिन चेन होती है। ये आपका है हीम ग्रुप, हीम ग्रुप। और ये आपका क्या है? ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन चेन जो कि किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन्स की बनी हुई होती है।
ठीक है ना। हीम ग्रुप हो गए और ये आपका क्या है, ग्लोबिन चैन है। तो हीमोग्लोबिन का आपका बेसिकली स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हो एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आपको 4 के मतलब कि नंबर में आपको शो किया हुआ, ये क्या है आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक। तो अब इस केस में आप देख सकते हो ना कि एक हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकता है ना। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था बच्चों। तो इसको हमने इसलिए बताया कि जो आपका रेड ब्लड सेल्स है, इसमें हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही आपका आरबीसी जो होता है वो रेड होता है, रेड इन कलर होता है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है ना। तो ये तो हीमोग्लोबिन की बात हो गई। और आपकी आरबीसी कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसाइड ऑफ द सॉरी हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसाइड ऑफ द आरबीसी, ठीक है ना। आप लोग पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल प्रोसीड डिटेल। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा, अपना जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है उसको हम लोगों ने थोड़ा देख लिया। अब सबसे पहली बात, हम लोग इस टॉपिक को और आगे अच्छे से प्रोसीड करने के लिए आपको एक और रिमेंबर करवाना चाहते हैं पॉइंट। आपको बताया गया था कि वेयर इज ऑल टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म्ड इन योर ब्लड या इन योर बॉडी, वेयर इज ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन योर बॉडी। आपके शरीर में सभी प्रकार की ब्लड सेल्स कहाँ बनती है। तो जो बच्चों ने हमारे कल की क्लास अटेंड किया होगा उनको पता होगा, जो नहीं अटेंड किए हैं तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो कहाँ पे होता है, चलो इसको रफ कर दें, चलो रफ ना ही करें। देखो आप लोगों को बताया गया था एक लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, ठीक है ना। ये लॉन्ग बोन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्या बोलते हैं इस लॉन्ग बोन को, बोन मैरो। सारे बच्चे याद करो क्या बोला था वहां पे हमने, बोन मैरो, ठीक है ना। बोन मैरो होता है, चलो इसको यहाँ पे हटा ही देते हैं, स्पेस कम है। चलो अच्छे से बनाते हैं, जब बना ही रहे हैं तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। 5 मिनट का टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। देखो ये मान लो हम लोगों का ब्लड वेसल्स है, ठीक। और ये हम लोगों का स्टमक वाला पार्ट, ये हम लोगों का इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ठीक है। ये हम लोगों का स्टमक है, ठीक है। ये हम लोगों की ब्लड वेसल्स है और ये हम लोगों का क्या है, बोन मैरो है, ठीक। अब देखो ये जो भी हम लोगों का ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, इसमें हम लोगों को ब्लड बनाना है। तो ब्लड बना कहाँ से, ये आपका स्टोमक है, स्टोमक से आपका क्या आ गया, स्टोमक से आपके वाटर्स आ गए, H2O आ गया स्टोमक से। स्टोमक क्या है, डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, ठीक। वाटर्स आ गए एंड इसमें आयंस आ गए, सॉरी H2O तो हो गया, आयंस आ गए, ठीक है ना। और क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, आपके यही से प्रोटीन्स भी आ गए, प्रोटीन्स आ गए, आयंस आ गए, वाटर्स आ गया। तो अब ब्लड का हम लोग का प्लाज्मा वाला पार्ट तैयार हो गया ना। ब्लड का कितना पार्ट था, ये ब्लड है, ब्लड के 2 पार्ट थे, एक तो था प्लाज्मा और एक था सेल्स। सेल्स में क्या थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेट्स, यही सब देखा था ना हम लोगों ने।
तो प्लाज्मा वाला पार्ट तो बढ़िया हम लोगों का बन गया। कैसे? क्योंकि वाटर्स तो आ गए डाइजेशन सिस्टम से, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन से हो, चाहे वो डाइजेशन से हो। आयंस आ गए हमारे ब्लड वेसल्स में चले गए, एंड प्रोटीन्स आके हमारे ब्लड वेसल्स में चले गए, तो प्लाज्मा मस्त तैयार हो गया है। लेकिन अभी सेल्स नहीं गए हैं, सेल्स वो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इसमें अभी नहीं है। तो जब इसमें अभी सेल्स नहीं है तो ये हमारा अभी ब्लड कंप्लीट बना हुआ नहीं है। तो देखो अभी ये सेल्स कहाँ से आते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चा कि इसमें आपका ये जो एक लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन आप सभी लोग जान रहे हो ना, जो बाजुओं की बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, स्पेशल टाइप की जो बोन्स होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक, अब इस बोन मैरो में ये जो आपकी बोन्स होती है, लॉन्ग्स बोन्स होती है, आप सोचते हो ना, कहते हो ना हमारी बोन बहुत स्ट्रांग है, वो बाहर से तो स्ट्रांग होती है आपकी बोन्स, बट अंदर से जो होता है वो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, खोखला होता है एकदम। तो यहाँ ये जो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो आपकी बोन्स है, बोन्स में यहाँ हॉलो लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ठीक, येलो बोन मैरो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपकी पूरी बोन मैरो है। बोन मैरो का जो बीच वाला पार्ट है वो आपका सॉलिड नहीं होता, वो खोखला होता है, हॉलो होता है। तो वहां पे कुछ येलोइश कलर का ना लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है। तो ये जो येलोइश कलर का लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है स्टूडेंट, तो इसी की वजह से इसको कहते हैं क्या, येलो बोन मैरो। ठीक, येलो कलर का लिक्विड पार्ट है तो इसे क्या कहते हैं, येलो बोन मैरो। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये आपका बोन मैरो का बीच वाले पार्ट में तो येलो बोन मैरो हो गया, लेकिन जो साइड साइड वाला पार्ट है आपका बोन मैरो है, तो बोन मैरो का जो है साइड साइड वाला पार्ट, इस साइड वाला पार्ट और इस साइड वाला पार्ट, तो यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इस पोर्स में कुछ स्पेशल टाइप्स के टिश्यूज भरे हुए होते हैं। ठीक, ये जो पोर्स प्रेजेंट है बोन मैरो के साइड साइड वाले पार्ट में, जो आपके वो क्या कहते हैं पोर्स प्रेजेंट है, उस पोर्स में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, रेड बोन मैरो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, रेड बोन मैरो। ठीक, अब यही रेड बोन मैरो ही आपकी आरबीसी बनाती है। आरबीसी कहाँ बनेगी, रेड बोन मैरो में। एंड यही रेड बोन, देखो यहाँ से आरबीसी बन गई, यहीं से आपका डब्ल्यूबीसी बनता है, एंड यहीं से आपका प्लेटलेट्स बनता है, प्लेटलेट्स बनता है। तो ये तीनों सेल्स जो है कहाँ बन रही हैं, रेड बोन मैरो में। ठीक, तो ये रेड बोन मैरो ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेयर इज ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन योर बॉडी। तो आप क्या कहोगे कि द ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स सच एज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ओके, तो रेड बोन मैरो में ही आपका प्लेटलेट्स बनता है, रेड बोन मैरो में ही डब्ल्यूबीसी बनता है, रेड बोन मैरो में ही आरबीसी बनता है। ये सब कल की क्लास में हो गया था, बट आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अब ये सारी सेल्स बन गई, अब ये सारी सेल्स किस में आ गई, हमारी ब्लड वेसल्स में आ गई। अब ब्लड वेसल्स में आरबीसी भी आ गया बढ़िया, डब्ल्यूबीसी भी आ गया, एंड प्लेटलेट्स भी आ गया। अब हम लोगों का ब्लड कंप्लीटली बनके तैयार हो गया, अब हम लोगों का ये ब्लड बन गया। ठीक, ब्लड हम लोगों का कंप्लीटली बन गया, डब्ल्यूबीसी भी बनके यहाँ चले आए, प्लेटलेट्स भी बनके यहाँ चले आए। तो आप देख रहे हो ना कि सभी प्रकार के जो ब्लड सेल्स हैं वो बन कहाँ पे रहेंगे, रेड बोन मैरो में। अब आपको ये यहाँ पे की पॉइंट है कि येलो बोन मैरो इज नेवर फॉर्म्ड एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ओके, येलो बोन मैरो जो है वो कभी भी किसी भी प्रकार के ब्लड सेल्स को नहीं बनाती है। आपका जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ओके, जो आपका रेड बोन मैरो होता है इसी में सभी प्रकार की ब्लड सेल्स बनती है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। ठीक, अब देखो एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान देना स्टूडेंट, जो आपकी येलो बोन मैरो होती है ये किसी भी प्रकार की ब्लड सेल्स को बनाती तो नहीं है। चलो इसके नीचे लिखिए, नेवर, ओहो, नेवर फाउंड ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में चाहे आपकी वो आरबीसी हो,
चाहे वो WBC हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ठीक। येलो बोन मैरो नेवर फॉर्म्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, बट इन इमरजेंसी केस, yellow bone marrow is converted in red bone marrow। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, क्लियर दिख रहा है कि नहीं सारे स्टूडेंट्स को? चलो ठीक है। जो आपकी येलो बोन मैरो होती है किसी भी प्रकार की ब्लड सेल्स को बनाती तो नहीं है, लेकिन इन इमरजेंसी केस, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है, आपकी बॉडी से ब्लडिंग हो रही है, रेड बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स को बना बना के दे रहा है, लेकिन फिर भी वो जो ब्लड सेल्स बना रही हैं वो एनफ नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो ये येलो बोन मैरो है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में। तो इन दैट केस हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि येलो बोन मैरो इज कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो इन द इमरजेंसी केस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो येलो बोन मैरो होता है इसमें किसी भी प्रकार की ब्लड सेल्स नहीं बन रही है, लेकिन मान लो कोई इमरजेंसी केस पड़ गया और ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रेड बोन मैरो जो है सभी ब्लड सेल्स बना रही है लेकिन वो एनफ नहीं है उस टाइम के लिए। तब क्या होता है उस केस में कि जो आपका येलो बोन मैरो होता है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे एक एक ब्लड सेल्स के बारे में। रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम लोग ये अच्छे से देखेंगे कि जो हम लोगों की RBC है, WBC है एंड प्लेटलेट्स है ये बोन मैरो में कैसे बन रही है। ठीक है ना, अब आप लोगों को ये जानकर एक हैरानी होगी कि जो हम लोग की बोन मैरो होती है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स आपके शरीर में प्रेजेंट जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम के सेल हो, चाहे वो आपकी कोई मसल्स की सेल हो, तो सभी प्रकार की सेल्स बना सकती हैं। तो वो स्पेशल सेल्स जो कि प्रेजेंट होता है आपकी बोन मैरो में उसे कहते हैं क्या है, स्टेम सेल। चलो तो लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ये कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। ठीक है ना, ये कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्टेम सेल। ठीक, स्टेम सेल, ये इसको हम लोग कहते हैं स्टेम सेल्स कहते हैं। अब यही स्टेम सेल्स को इस स्टेम सेल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्लूरिपोटेंट। ठीक, देखो ये जो स्टेम सेल्स है यही स्टेम सेल्स में आगे आपका जो है मेयोटिक सेल डिवीजन के बाद और सेल्स बनती हैं, तो इनको प्लूरिपोटेंट एक अलग से टर्म दिए गए। तो इनको प्लूरिपोटेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्टेम सेल्स होती है इतने स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो कि आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, इनमें कभी भी सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी लूज नहीं होती, कभी भी ये अपनी सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी को खत्म नहीं करते हैं। इनमें जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है वो हमेशा चलती रहती है। अब मान लो जैसे कि हम लोगों का जो नर्वस सेल है, तो न्यूरॉन के जो सेल्स है, तो इनकी अब कैपेबिलिटी नहीं है कि ये और सेल डिवीजन करके और ढेर सारे न्यूरॉन बनाए। अब जो हम लोगों के अंदर न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है वो उनमें भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और मतलब सेल डिवीजन प्रोसेस के बाद और ढेर सारे न्यूरॉन्स बनाए। ठीक है, मसल सेल्स में भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये और सेल डिवीजन करके और मसल सेल्स बनाए, लेकिन जो आपकी स्टेम सेल होती है इनमें ये कैपेबिलिटी होती है। they do not never lose their capability of the cell division in your cells। okay, कहने का मतलब इनको प्लूरिपोटेंट इसलिए कहा जाता है। प्लूरिपोटेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी को कभी भी लूज नहीं करते, इनमें सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी कभी खत्म नहीं होती है। तो ये हमारा स्टेम सेल है, स्टेम सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ जिनसे हमारा क्या बन गया, एक स्पेशल टाइप का सेल्स बन गया। अब ये जो सेल्स बन रहे हैं आफ्टर द माइटोटिक सेल डिवीजन, जो सेल्स बन रहे हैं कुछ सेल्स तो फिर से स्टेम सेल बना लेते हैं एंड कुछ सेल्स, अब ये जो स्पेशल टाइप का सेल्स बच्चों आपको बना है इसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट।
क्या बोलेंगे, इरिथ्रोब्लास्ट, यहाँ पे लिख लें इरिथ्रोब्लास्ट। अब ये जो आपका इरिथ्रोब्लास्ट बना, स्टेम सेल में डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुई, सेल डिवीजन में कुछ तो स्टेम सेल अपना फिर से स्टेम सेल ही बना लेते हैं एंड कुछ सेल जो है वो आपका इरिथ्रोब्लास्ट बना लिए हैं, ठीक। अब यही इरिथ्रोब्लास्ट पे कुछ केमिकल्स आके एक्ट करेंगे, वो केमिकल है आपका इरिथ्रोपोइटिन, ठीक। यहाँ पे लिख दें केमिकल्स, यस, ठीक है। केमिकल्स कौन सा केमिकल्स है स्टूडेंट्स, इरिथ्रोपोइटिन। और जो बच्चे हमारा डाइजेशन वाला सेशन लगाए होंगे उनको पता है कि इरिथ्रोपोइटिन जो है वो आता कहाँ से है, किडनी से। कहाँ से आता है, किडनी से। तो किडनी से केमिकल्स आके इरिथ्रोपोइटिन आपके इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करेगा एंड कुछ विटामिन आके, यहाँ पे आपके लिख दे रहे हैं B12 एंड B9 विटामिन, ठीक है, जो कि कहाँ से आएंगे, ये भी एक्ट करेंगे इरिथ्रोब्लास्ट पे। विटामिन ये कहाँ से आएंगे, आपके डाइजेशन से आएंगे, डाइजेशन सिस्टम से आएगा, ठीक। अब ये जो आपका इरिथ्रोब्लास्ट है, जो कि इस पे केमिकल्स देख रहे स्टूडेंट्स, क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको, ओके। केमिकल्स इस पे एक्ट किए, इरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी से आके इस पे एक्ट कर रहा है एंड B12 B9 विटामिन जो कि डाइजेशन सिस्टम से आके हमारे इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट कर रहा है। अब ये इरिथ्रोब्लास्ट जो है आपका मैच्योर होगा और यहाँ पे हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक। अब यही इरिथ्रोब्लास्ट जो है आपका आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा क्या है, बढ़िया मस्त आरबीसी बन गया। इरिथ्रोब्लास्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू आरबीसी, आरबीसी बन गया, रेड ब्लड सेल्स बन गए। अब यही रेड ब्लड सेल्स में इसमें क्या है, इसमें आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक। यही आरबीसी अब आपके किस में चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स में। चलो ब्लड वेसल्स में आराम से अब चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि आरबीसी अब हमारा क्या हुआ है, बन चुका है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हम लोगों का जो आरबीसी है ब्लड वेसल्स में कैसे बना, बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल को हम लोग प्लूरिपोटेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है, पूरा जीवन पर्यंत जब तक कोई आदमी जिंदा है तब तक इनमें सेल डिवीजन होती रहती है। ये कुछ सेल्स बनाएंगे, उससे कुछ सेल्स स्पेशल टाइप के सेल्स बनाएंगे, जैसे आपका इरिथ्रोब्लास्ट बना है तो इससे इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड होता है ना, तो इरिथ्रोब्लास्ट से आपका आरबीसी बन गया। अब यहीं पे अगर व्हाइट ब्लड सेल्स का होता तो ल्यूकोब्लास्ट बनाता, तो ल्यूकोब्लास्ट से आपका डब्ल्यूबीसी बन जाता। तो कहने का मतलब ये है कि सभी प्रकार के जो ब्लड सेल्स है उसको बनाते हैं एंड अदर जो आपके सभी प्रकार के सेल्स है, चाहे वो आपका न्यूरॉन्स के सेल्स हो, चाहे वो आपके मसल्स के सेल्स हो, तो उसको भी बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इनमें सेल डिवीजन की प्रोसेस कभी भी कैपेबिलिटी इसकी जो है सेल डिवीजन की लूज नहीं होती, तो इसीलिए स्टूडेंट इसको कहते हैं प्लूरिपोटेंट, ठीक। अब इन केस में होता क्या, स्टेम सेल आपका डिवीजन हुआ तो इसमें कुछ तो आपके अन्य सेल बनाएंगे, लेकिन कुछ ये अपना स्टेम सेल ही बना लेते हैं। तो यही रीजन है कि स्टेम सेल इनमें बार बार बनता रहता है और इनकी जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो हमेशा बनी रहती है, ठीक। तो इरिथ्रोब्लास्ट बना। अब जब इरिथ्रोब्लास्ट बन गए स्टूडेंट्स, तो इसमें किडनी से केमिकल्स रिलीज होता है इरिथ्रोपोइटिन, वो आके इस इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करेगा एंड डाइजेशन सिस्टम से B12 B9 आके इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करेगा। अब ये इरिथ्रोब्लास्ट आपका मैच्योर हो जाता है, तो जब मैच्योर हो जाता है तब वो बोन मैरो से निकल के आरबीसी आपकी ब्लड वेसल्स में चली जाती है। अब देखो, घर से कौन निकलता है, छोटा बच्चा जो होता है, जो 1-2 साल का बेबी होता है, उसको वो तो घर से निकलता नहीं है, वो भी जब थोड़ा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, तभी वो उसको भी घर से आप लोग निकलने देते हो। तो वही आपका यहाँ पे भी है स्टूडेंट कि जब आपका आरबीसी मैच्योर हो जाएगा तभी वो बोन मैरो से निकल के आपके ब्लड वेसल्स में जाके मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अब इसमें भैया इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन्स भी आ गए, आरबीसी के जितने फैक्टर होते हैं वो सारे आ गए, ये आपका मैच्योर आरबीसी बन के ब्लड वेसल्स में चला गया, ठीक है ना।
अब देखो ये आपका इरिथ्रोब्लास्ट है। अब इसमें आपको की पॉइंट ये स्टूडेंट्स की जो इरिथ्रोब्लास्ट है इसमें दो चीजें एक्ट करेंगी, एक तो कैमिकल्स इरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी से आ रहा है, और एक दो विटामिन B12 एंड B9 जो कि कहाँ से आ रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा आके इस पे इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करेंगे। इरिथ्रोब्लास्ट आपका क्या होता है, मेच्योर हो जाता है जब ये केमिकल्स इस पे एक्ट करते हैं, फिर ये आपका आरबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन आरबीसी आपका मूव हो जाता है ब्लड वेसल्स में। अब देखो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या बताया है कि ब्लड वेसल्स जो है ये बहुत ही पतली पतली नैरो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। नैरो ट्यूब में डिवाइड होने के बाद ही आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ब्लड देती हैं। तो इस ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरी कहते हैं, ब्लड कैपिलरी। ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स आपकी पतली पतली ट्यूब में डिवाइड हो गए जिसे हम लोगों ने क्या किया, ब्लड कैपिलरी। अब आरबीसी जो है इतना बड़ा है, तो ये अब इसमें से कैसे निकलेगा, तो आरबीसी जब इसमें से निकलता है तो इसको बेचारे को क्या होती है, बहुत ही मतलब कि ब्लड वेसल से निकल इधर से जा रही है तो चोट लग जा रही है, इधर से जा रही है तो चोट लग जा रही है। कहने का मतलब वो क्या होते हैं, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो आरबीसी कहने का मतलब बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है स्टूडेंट कि जो आपकी आरबीसी होती है बोन मैरो से बनने से लेकर इरिथ्रोब्लास्ट से आपका इरिथ्रोसाइट, आरबीसी क्या होगा, इरिथ्रोसाइट हो गया ना, इरिथ्रोसाइट तक बनने से लेके ब्लड वेसल्स तक जाने तक, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स तक जाने तक इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 120 डेज होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है, आरबीसी का लाइफ टाइम जो होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, 120 डेज, ठीक है ना। आपकी बुक में दिया हुआ है आरबीसी का लाइफ टाइम क्या होता है, 120 डेज होता है। यही रीजन है कि 120 डेज के बाद जब वो जैसे ब्लड कैपिलरी में इंटर करने लगते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, घिस पिट जाते हैं, लास्ट में जाकर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो फिर नया आपका स्टेम सेल नया इरिथ्रोब्लास्ट बनाएगा। इरिथ्रोब्लास्ट पे आपके केमिकल्स इरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी से आके एक्ट करेगा, B12 एंड B9 विटामिन जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम से आके एक्ट करेगा, और फिर आपका आरबीसी मेच्योर आरबीसी बन के ब्लड वेसल्स में जाएगा। अब मस्त आपका आरबीसी जो है ब्लड वेसल्स में घूम रहा है, लेकिन जैसे उसको कैपिलरी में से जाना है तो कैपिलरी में से तो वो तो जाएगा, लेकिन जैसे ही मतलब उसके सेल मेम्ब्रेन्स घिसने लगेंगे या मतलब क्या कहते हैं उसको चोट लगने लगती है तो उसके सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी आरबीसी डेड हो जाती है। तो इन दैट केस हम लोग क्या कहते हैं कि जो आरबीसी का लाइफ टाइम है वो 120 डेज ही होता है। 120 डेज तक इसमें ये प्रोसेस चलती है, उसके बाद ये आरबीसी जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नया आरबीसी आपका बनता है। ठीक, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। आपको ये अच्छे से पता चल गया कि हमारा जो आरबीसी है वो कैसे बना और उसका लाइफ टाइम कितना है, ठीक है ना। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज और बचा है आरबीसी का, हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग फंक्शन ऑफ आरबीसी देखें स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन देख लिए ना, फॉर्मेशन कैसे हुआ, फंक्शन ऑफ आरबीसी। सबसे पहला तो ये हेल्प करेगा किसमें, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंजेस ड्यू टू रिस्पायरेटरी या रिस्पायरेशन लिख लो, ड्यू टू रिस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका आरबीसी जो है वो रिस्पायरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि आपको पता है जो आपका आरबीसी है, आरबीसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेता है, अब ऑक्सीजन है आरबीसी में, अगर आपका ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड हो रहा है, आरबीसी क्या आपकी रेड ब्लड सेल्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड
या इसको एक और नाम हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और आपको पता है और आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब यही हीमोग्लोबिन आपको ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड हुआ, ठीक, प्लस प्लस लिख दो यहाँ पे, यही हीमोग्लोबिन अगर आपको ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है जो कि आपके आरबीसी में प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द आरबीसी, आर यू नो, एज यू नो, ओके। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाए स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। यही केस आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी हो जाएगा, CO2, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ओहो थोड़ा जल्दी में है स्टूडेंट्स क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। आई होप ये टर्म आपको क्लियर है, ठीक है ना? इसको हम ऑलरेडी अपने पहले के लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुके हैं। दूसरा जो है आपका आरबीसी जो है और किस में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, हेल्प इन exchange of various type of substances such as, जैसे हो गया आपका न्यूट्रिएंट्स, आयंस, हार्मोन्स और क्या बच्चों, ETC और जो भी है सब में ये एक्सचेंज कर, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड हार्मोन्स, ठीक है ना? एंड और किस में हेल्प करता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज एक ही बात है स्टूडेंट। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? ये अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को भी हेल्प करता है। तो ये तो इसके इम्पोर्टेंट जो फंक्शन थे आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आप रेगुलर हमारा क्लास अटेंड कर रहे हो, तो इतना टर्म तो हमेशा आपको बताते चलते हैं आरबीसी के बारे में, ठीक है ना? तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आरबीसी जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की क्लास में हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है ना? आज का टाइम बहुत ओवर हो गया तो आज बस इतना ही आरबीसी तक ही। कल से हम लोग WBC स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।